हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। तो हम इस वीडियो में जो आरएसएमएसएसपी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रिजल्ट से निकल के आई हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में उनका सारा डिस्कशन करेंगे। और इन सारे पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैंने 9 पॉइंट्स बनाए हैं और जो आप लोगों की क्वेरीज थी उन्हीं के बेसिस पे मैंने ये सारे पॉइंट्स बनाए हैं और उन्हीं पे हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो ये सारे हमारे 9 पॉइंट्स हैं, तो इन पे हम डिस्कशन करेंगे। इन पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले जो हमने मिस कर दिया इसमें एक पॉइंट, तो वो मैं आपको पहले से क्लियर कर दे दूँ। जो मैंने थंबनेल में लगा रखा है बट यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ। पहले जो आप पूछ रहे थे कि जो इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है फाइनल वाला कब आएगा और कितने उसकी कट ऑफ्स क्या रह सकती हैं। तो मेरे ओपिनियन में जो इसका रिज़ल्ट है वो उसका कुछ अभी कहीं से भी इंफॉर्मेशन नहीं पता चली कि कब आएगा रिज़ल्ट, और जैसी कुछ इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आती मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने चैनल को थ्रू। और जो कट ऑफ्स रहने वाली हैं वो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि एक जो 5% टू 10% का अपने मार्क्स में इजाफा कर लीजिए। मतलब 5% टू 10% कट ऑफ रेज हो सकती हैं जो फाइनल कट ऑफ होगी। तो अभी 2 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए हैं, तो होप सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम बच्चे बाहर होंगे और उस हिसाब से 5 टू 10% कट ऑफ रेज हो सकती हैं। तो इसके बेसिस पे मैंने आपकी ये डाउट क्लियर कर दिया। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो आप ही में से किसी ने एक कैंडिडेट्स में मेरे को इन्फॉर्म किया था कि जो इसमें डेट पड़ी हुई है तो उसमें थोड़ी सी कुछ फॉल्ट आए, तो मैं आपको उन्हीं का जो वो उन्होंने जो मुझे बताया था मैं वो बताता हूँ कि क्या बताया था। डेट को लेके बताया था कि जो डेट आई है वो एक्चुअली में रिज़ल्ट जो 12 गुना वाला आया था वो रिलीज़ हुआ था 16 जुलाई 2021 को। और इन्होंने जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो रिज़ल्ट के पहले जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वहाँ पे 6 अगस्त 2021 मेंशन किया हुआ है। तो ये कुछ उसने कहा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये की है बोर्ड ने। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि इसमें जो इन्होंने जो रखा था क्राइटेरिया 36% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा था। तो आप अगर स्टेनोग्राफी फील्ड से अगर ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको प्रॉपर आपने और भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा ये चीज़ कि जो स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होता है तो उसको लेके जो मिस्टेक्स काउंट की जाती हैं, तो वो जो होती हैं वो या तो फिर 10% होती हैं परमिसिबल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10% आप कमिट कर सकते हैं मिस्टेक, उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो आप फेल माने जाते हैं किसी और स्किल। मतलब मैक्सिमम स्किल टेस्ट का यही रहता है। और अगर कोड की बात करें तो कोड में 4% एरर मांगते हैं, और अगर इन केस उन्हें कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो वो उसको एक्सटेंड करके 10% तक एरर परमिसिबल कर देते हैं, उनको कॉल कर देते हैं। और तो ये रहता है कोई भी आप कोड का ले लो, और किसी किसी कोड का तो ये है कि जिसमें स्किल टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट के बेसिस पे ही वो लोग स्टेनोग्राफर्स को सिलेक्ट करते हैं, जो कि एक सबसे सही प्रोसेस माना जाता है इन दी ओपिनियन ऑफ स्टेनोग्राफर्स जो स्टेनोग्राफी करते हैं उनके ओपिनियन में। जस्ट बिकॉज इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि स्टेनोग्राफी में अगर आप फोकस कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफी के फोकस अगर 100% देना चाहते हैं तो आपको पास टाइम नहीं बचता है। मैक्सिमम हार्डली आप टाइम निकाल पाते हैं कि आप रिटन के सब्जेक्ट्स वगैरह भी कवर कर पाएँ, तो उसके लिए इतना टाइम नहीं बचता है। और जो अदर वैकेंसीज़ के होते हैं तो वो अगर किसी वैकेंसी में रिटन का क्राइटेरिया या रिटन के बेसिस पे फाइनल कट ऑफ लगाई जाती है, या रिटन का जो क्राइटेरिया रहता है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है स्टेनोग्राफी में, तो वहाँ पे जो एक्चुअल स्टेनोग्राफर्स जो होते हैं जिन्होंने स्किल पे फोकस किया रहता है और उनका रिटन इतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं उनकी सीट कोई और ले जाता है और वो कई सालों की मेहनत पे उनका पानी फिर जाता है। क्योंकि वो अब इस वाली वैकेंसीज में भी ऐसे ही हुआ है कि इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है वो 36% का रखा है, और वहीं अगर रिटेन का देखो तो नोटिफिकेशन में 40% का क्राइटेरिया लिखा हुआ था।
तो आप सबसे पहली चीज़ ये आप में अगर एक कॉमन सेंस भी लगाएं तो आप में ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अगर स्टेनोग्राफी की वैकेंसी में के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं तो स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उनसे काम क्या कराना, उसके बेसिस पे ये इनको सेट करना चाहिए एग्ज़ाम। तो जैसा कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा काम होता है स्टेनो का, उनके लिए स्टेनो की पोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से रिक्रूट करने की एक वो प्रायोरिटी बन जाती है उनके लिए। तो वो लोग एक्चुअल में सही से स्टेनोग्राफी का वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और इन्होंने उस चीज़ के जस्ट अगेंस्ट इन्होंने नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन की थी कि 36% क्राइटेरिया वाले को स्टेनोग्राफर मान लेंगे, ऐसा इन्होंने लिखा था। और 40% अगर रिटन में लाएगा तो उसको हम क्वालिफाई मानेंगे रिटन में। तो इन्होंने 40% रिटन का रखा और वहीं स्टेनो के एग्ज़ाम में 36% इन्होंने स्टेनो स्किल का रखा था। तो ये कैंडिडेट्स का इशू सबसे बड़ा है कि जो 36% अगर स्टेनोग्राफी की भर्ती है तो इसमें सिर्फ 36% क्यों, 90% क्यों नहीं बाकी भर्तियों की तरह, 96% क्यों नहीं एक्यूरेसी ला सकते हैं, मतलब पासिंग क्राइटेरिया 90% क्यों नहीं रखा गया इसमें। ये सारी सबसे बड़ा इश्यू है कि अगर किसी ने 200 मार्क्स का एग्ज़ाम था, उसमें किसी ने 190 एग्ज़ाम में मार्क्स लाए हैं और कट ऑफ 240 गई है, तो वो 50 मार्क्स स्किल में लेके जनरल की सीट ले गया है। तो उसका मतलब ये है कि 50% वाला आप कैसे मान सकते हैं कि 50% वाला फुल एफिशिएंसी से आपका स्टेनोग्राफी से रिलेटेड डिपार्टमेंट में वर्क कर सकेगा। तो ये सबसे बड़ा इश्यू इससे रिलेटेड है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है कि जो फीमेल और मेल की कट ऑफ सेम, तो मेल और फीमेल की कट ऑफ कहीं भी आपने कोई और भी एग्ज़ाम दिया होगा जिसमें फ़ीमेल का कोटा अलग होगा और फीमेल का कोटा अलग दिया गया है और स्टिल मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो सेम रही होंगी, ऐसा का आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। और इसमें भी आपने देखा होगा जो 58% वाली लिस्ट निकली तो उसमें 58% वाले मेल थे और 53% क्राइटेरिया रखा था फीमेल का। तो ये डिफरेंस था, मतलब 5% का डिफरेंस था। और वहीं जब 12% वाले बुलाए गए थे तब भी वहाँ पे 10 मार्क्स का डिफरेंस था फीमेल और मेल कट ऑफ्स में, हर कैटेगरी में अप्रॉक्स 10 मार्क्स का डिफरेंस था। तो ऐसा जब वहाँ पे हो सकता है तो यहाँ फाइनल मेरिट में सिर्फ जनरल में 2 मार्क्स का डिफरेंस है, उसके अलावा सारी कैटेगरी में आप देखेंगे तो वहाँ पे जो डिफरेंस है वो पॉइंटों में भी नहीं है डिफरेंस, बिल्कुल सेम फीमेल और मेल की कट ऑफ रखी हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं होता है कि एग्ज़ाम क्या सही में इन्होंने अगर अलग कोटा दिया है तो कैसे ये पॉसिबल है कि सेम कट ऑफ रहेंगी दोनों की, जबकि उनको कोटा भी एक स्पेशल दिया गया है फीमेल्स को, स्टिल सेम कैसे रह सकती हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो ये भी एक इश्यू था जो कैंडिडेट्स को अभी माइंड में उनके अराइज हो रहा है ये वाला। उसके बाद इस वाले पॉइंट का जो मामला है ये पहले भी उठता आया है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था हर 17 पालियों में सबका डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल था। किसी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को फील हुआ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये चीज़ फेस की, जो कि वो लोग बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि अगर हम कोर्ट के एग्ज़ाम देते हैं, हमने वेरियस अदर एग्ज़ाम भी दिए हैं तो उनमें हमें इतना डिफरेंस नहीं फेस किया है कि जो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल का अप और डाउन नहीं फेस किया है, तो इसमें कैसे इतना ज़्यादा अप और डाउन रहा। तो ये चीज़ ये ग्रीवेंस बहुत ज़्यादा फेस किया चला आ रहा है पहले से ही। तो जब नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी तब से ये चीज़ चल रही आ रही थी कि डिफ़िकल्टी लेवल कोई समान नहीं था। और जो इनको सेम डे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था, स्किल अगर सेम डे एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकते हैं तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस क्यों रहा है ये डिफ़िकल्टी लेवल में, ये उनका कंसर्न था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि 40% की कट ऑफ अलग बन सकती तो स्टेनो की क्यों नहीं बन सकती, ये वाला क्वेश्चन था
कि 40% जो कट ऑफ है वो रिटेन की डिसाइड हो सकती है और 36% वो मैंने जैसे आपको पहले डिसाइड कर दिया शायद। तो इसमें 36% जो है वो क्राइटेरिया जो रखा गया है वो इतना कम क्यों रखा गया है, और जबकि रिटेन का इतना ज़्यादा क्यों रखा गया है, जब ये एग्ज़ाम स्टेनोग्राफी का है, स्टेनोग्राफर सेलेक्ट करने हैं, तो स्टेनोग्राफर को प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया गया है, स्टेनोग्राफी के मार्क्स को क्यों नहीं प्रेफरेंस किया गया है, और और जो मार्क्स रिटन का था वो 200 किया गया है और इसको 100 मार्क्स में सिमटा दिया गया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा एक कंसर्न है उनके लिए कि ये इनजस्टिस है। अगर स्टेनोग्राफर्स भर्ती कर रहे हो तो स्टेनोग्राफर्स का रेशियो ज़्यादा रहना चाहिए, उनका स्किल टेस्ट का रेशियो ज़्यादा रहना चाहिए, या तो फिर 10% एरर से कम वालों को सिलेक्ट करो। ये उनकी ग्रीवेंस है, और जो कि मेरे ओपिनियन में एक लॉजिकल ग्रीवेंस है। और जो नेक्स्ट ग्रीवेंस है कि नोटिफिकेशन में तो 40% को पास करने के लिए बोला था, फिर उसके बाद में उन्होंने 12 गुने के लिए 75% कट ऑफ लगाई थी, 75 या 73 ऐसा कुछ था, 153 मार्क्स कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी की, उतना मुझे याद है। तो उतनी कट ऑफ निकाली थी हैं, और यहाँ पे लिखा था कि 40% वालों को क्वालिफाई मानेंगे और उनको हम स्किल के लिए बुला लेंगे, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा था, जिसके बाद में विवाद भी हुआ और कोर्ट में गया वैकेंसी, और उसके बाद में कोर्ट ने बोला कि 40% वालों को आप कॉल कीजिए। तो इन्होंने 40% को शायद नहीं कॉल किया था और उसकी जगह 53% फीमेल्स की कट ऑफ बना के और 58% मेल की कट ऑफ बना के इन्होंने लिस्ट सेकंड वाली जो निकाल दी थी, और उनका स्किल टेस्ट सेकंड फेज़ में कराया था। तो इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आपने जितना नोटिफिकेशन में लिखा था 40% का तो उनको बुलाइए, तो इन्होंने इसकी जगह 50 और 53% वालों को ही क्यों बुलाया, और ये कौन से बिहाफ पे इन्होंने डिसाइड किया कि 53 और 58% वालों को हम बुलाएंगे। तो इन्होंने ये चीज़ इसमें ये चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं की थी कि हमने किस बिहाफ पे ये डिसाइड किया है कि 58 और 53 को बुलाना है, 53% वालों को बुलाना है। फिर उसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट ग्रीवेंस थी वो थी कि क्या 36% सीखा हुआ एम्प्लॉई अच्छे से वर्क कर सकता है या मतलब स्टेनो बनने लायक है या नहीं। तो उसके लिए तो ये बात बिल्कुल सही है, और कि 36% अगर आप कोई भी कोर्ट में या कोई भी डिपार्टमेंट में अगर स्टेनो का वर्क देखें तो उसको अगर आप सपोज़ कीजिए कि आपको कोई मैटर दिया गया लिखने के लिए, अगर उसमें 100 वर्ड्स हैं और उसमें से आप 36 वर्ड ही, क्योंकि आप जो आपका क्राइटेरिया रहा है इन्होंने सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि 36% हम मांगे, मत 36% अगर लिख रहा है सही तो उसको मैं शनो में भर्ती कर लूँगा। और उसके बाद में जो 36% को क्वालिफाई अगर माना है और वो बंदा अगर ऑफिस में वर्क करने आता है तो वो 36% 100 वर्ड में से 36 वर्ड लिखता है, तो ऑफिस के जो वर्क होंगे बाकी के वर्क वो एज ए स्टेनोग्राफर्स बिल्कुल ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इतनी सारी मिस्टेक्स अगर कमिट करेगा, 36 वर्ड सही करेगा, तो इतना तो अगर स्टेनो भी ना सीखो तब भी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख लोगे। तो ये किस टाइप के स्टेनोग्राफर भर्ती कर रहे हैं, अगर इन्होंने 36% का क्राइटेरिया रखा हुआ है तो इसका कोई बेसिस ही नहीं बनता है कि ये लोग। और ऐसे आप एग्जांपल्स भी देख लेंगे, जो ये रिज़ल्ट निकला है इसमें आप देख लेंगे कि जिनके 180 मार्क्स हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, 180 मार्क्स हैं उसके, और उसने अगर 60% स्टेनो अपना सही किया है, मतलब 60 मार्क्स स्टेनो में लाया है, तो वो ईजिली जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर गया और ईजिली सिलेक्ट हो गया। तो अब आप बोलिए कि अगर 100 में से 60 वर्ड वो लिख पा रहा है और वो सिलेक्ट हो गया जनरल कैटेगरी से। अब बात करते हैं कि अगर एससी कैटेगरी में, एससी एसटी के शायद 200 कट ऑफ गई है, तो अगर किसी बंदे के 170 या 180 मार्क्स हैं, तो अगर उसने स्टेनो में 36% ही गेन किया है तो भी वो स्टेनोग्राफर बन गया है। तो अब बताइए कि यहाँ पे स्टेनोग्राफर 36% यहाँ पे ला ली और वहाँ पे उसके 170 हैं, तो उसका मेरिट से कहीं ना कहीं ऊपर ही मार्क्स चला गया है, 200 से ऊपर ही चला गया है और वो स्टेनोग्राफर बन गया।
तो आप बोलिए कैसे इन्होंने जस्टिफाई करते हैं कि वो स्टेनोग्राफर ऐसे ऐसे मार्क्स लाने वाला स्टेनोग्राफर कैसे वर्क कर पाएगा, और ऐसे काफ़ी बंदे इसमें भर्ती हुए हैं। तो ये चीज़ उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है जो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और उनको उनकी जो स्किल है वो 90% प्लस है, और उनका जो रिटेन है वो कहीं ना कहीं स्टेनो पे फोकस करते करते वो उनका रिटेन इतना अच्छा नहीं हो पाया था। तो वो कहीं ना कहीं इसमें सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअल स्टेनोग्राफर्स होने के बावजूद वो सफ़र कर रहे हैं इसमें। जो 90% है वो आज बाहर है, और 36% जो सिलेक्ट हो गया है। तो इस वजह से इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है ये चीज़। और इसके बाद में जो कैंडिडेट्स ने एक दूसरे से कांटेक्ट किया है, जो सिलेक्ट हो गए हैं, जो नहीं हुए सिलेक्ट, उन्होंने एक दूसरे के मार्क्स पूछे हैं, स्किल में परफॉर्मेंस पूछा है, रिटन का पूछा है, और उसके अब अभी फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है कि भर्ती प्रक्रिया में चेंजमेंट होना ही चाहिए, और ये कोई स्टेनोग्राफर्स को सिलेक्ट करने का एक सही क्राइटेरिया नहीं उनको समझ आ रहा है। तो इस वजह से वो लोग कोर्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। और मेरे कमेंट सेक्शंस में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर डेट डालनी है, कहाँ से डालें क्या। तो मैंने उन लोगों की ग्रीवेंस को काउंटर करने के लिए मैं काफ़ी लोगों को कॉल किया, और उनमें से जो मेरे को अभी लीगल लगा तो मैं उसका नंबर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपको कोर्ट के थ्रू अपनी लीगल आवाज़ उठानी है, अपने राइट्स के लिए लड़ना है, तो आप कोर्ट के लिए आप जा सकते हैं। और अगर आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो अगर कोर्ट लीगल समझेगा तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करेगा वो। और मैं बता दूं कि जैसे आप लोग रूल को लेके जा रहे हैं कि रूल चैलेंज करना है, तो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फ़िलहाल में मेरी भी एक SLP दूसरी वैकेंसी से रिलेटेड पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसका मैं डबल बेंच, सिंगल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल लड़ रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड मेरे को जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बताता हूँ कि जो आप रूल चैलेंज करने के लिए जो भी जाएंगे तो वो आप डबल बेंच या सिंगल बेंच में नहीं करा सकते हैं। अगर आपको रूल चैलेंज कराना है, रूल प्रोसेस को चैलेंज करना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से ही ये राहत मिलेगी, और सुप्रीम कोर्ट के ही पास ये अथॉरिटी होती है कि वो रूल चेंज कर सके। तो ये सब चीज़ें हैं। और तो ये होप सो आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज़ थी वो मैंने कवर कर दी होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, और हम अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको नीचे पिन कर देंगे, तो उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशंस होंगी वो मैं उसमें डालूँगा, और जो आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूँगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स कैंडिडेट जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट वीडियो देख लेते हैं। ये चीज़ गलत है। आप जितना ज़्यादा मेरे से कनेक्ट होंगे मैं उन सारे लोगों की वॉइस बन सकूँगा, और स्टेनोग्राफर्स को जो स्टेनोग्राफर्स में जो यूनिटी है वो उसको मैं मेंटेन करूँगा, और जो भी आपकी लीगल वॉइस होंगी वो हम एक प्लेटफॉर्म पे इससे रेज़ करेंगे। और जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में रेज़ कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं करें तो कोई बात नहीं, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना, सो दैट आपको जो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। और हाँ, जो कोर्ट से रिलेटेड जो भी अभी अगर कुछ प्रोसीडिंग्स वगैरह स्टार्ट होती हैं या रिट वेट पड़ती, तो उससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो एक डाल दूँ। तो अभी के लिए यही वीडियो ख़त्म करते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।